हाय एवरीवन, कैसे आप लोग हो? अच्छे होंगे। और मैं मेरा नाम चंद्रशेखर यादव है और मैं आज आप लोग को स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ाऊँगा। और मतलब कि स्ट्रेन और स्ट्रेन का जो कर्व होता है वो कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को भी पता होगा कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है ये स्ट्रक्चर का बेसिक है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मतलब इसको बिना पढ़े आप आगे नहीं जा सकते। अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से जानकारी लेना है, सोम के बारे में अच्छे से पढ़ना है, तो आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन एवरीथिंग्स यू शुड नो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन ऐसा नहीं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन माइल्ड स्टील में ही होता है, ये सब में पाया जाता है। माइल्ड स्टील में होता है, HYSD बार होता है और अपना एल्युमिनियम कॉपर बहुत सारे में होता है। तो सबका अलग अलग होता है, सब में अलग अलग स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनता है। पर हम लोग इसमें क्या करते हैं, माइल्ड स्टील को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, वो हम लोग पढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ इसमें इससे इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये अपने एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। मतलब कि हर एग्ज़ाम में आप देख सकते हो कि IAS या SSC JEE DMRC कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, गेट, तो उसमें अलग अलग इसका वेटेज होता है इसी चैप्टर का, और इस पॉइंट का भी बहुत सारा वेटेज होता है। खासकर SSC में तो 2-3 मार्क्स के, मतलब अभी मैं पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ कहाँ से नहीं आता है। ठीक है, तो ये इसके होते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग सोम को अगर स्ट्रेस स्ट्रेन से अच्छे से तरीके से पढ़ना है तो सोम को, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को उसके बारे में आपको बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बेसिक को समझ सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने बता दिया, हर एग्ज़ाम में इसका इम्पोर्टेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ये होता क्या है और कैसे मिलता है। ठीक है, देखो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है, इसका बनाते हैं। ये हो गया अपना स्ट्रेस जिसको सिग्मा से दिखाते हैं, और ये हो गया स्ट्रेन जिसको एप्सिलॉन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक, अब आप लोग बोलेंगे कि ये मिलता कैसे है, कहाँ से आता है। तो मैं बोलूँगा कि आप लोगों को पता होगा शायद कि UTM मशीन का नाम सुना होगा, सबने इंजीनियरिंग किया, सबने जानता होगा, सिविल इंजीनियर हो या मैकेनिकल पक्का जानते होंगे सब लोग कि UTM मशीन आप लोग देखे भी होंगे, शायद प्रैक्टिकल भी किए होंगे। तो UTM का फुल फॉर्म क्या होता है, और UTM का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन मतलब बहुत सारे टेस्ट इसके द्वारा किए जाते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कैसे हम स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, UTM एक दो मूवेबल पार्ट होते हैं इसके। कभी डंबल देखा है जिसमें सब लोग वो करते हो ना, क्या नाम है, ऐसा सपोज सब बॉडी बिल्डिंग बनाते हो ना, तो उसमें डंबल देखा होगा, तो डंबल जैसा होता है सेम उसी तरीके से। दोनों साइड में क्या होता है, मूवेबल होते हैं, मूव कर सकते हैं इधर उधर से दोनों साइड से। बस बीच में क्या होता है, हम लोग कोई भी स्टील या स्टील बार जो भी लेते हैं, जिसका भी हमको निकालना है माइल्ड स्टील का, तो हम उसको बीच में फिक्स कर देते हैं। ठीक है, उसको बीच में फिक्स करेंगे, उसके बाद टेस्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, मैनुअली भी होता है और एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली मैंने तो मैनुअली किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स तो मेरे टाइम पे नहीं था मेरे यहाँ पे। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम लोग जब मैं उसको ग्राफ करते हैं, प्लॉट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है कि आपके ग्राफ जब जैसे जैसे ये पॉइंट लोड हम लोग लगाते जाते हैं, वो ग्राफ अपने आप प्लॉट होते चला जाता है, पॉइंट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वहाँ पे एक टेस्टिंग होती है। ठीक है, एक साइड में होती लगा रहता है जिसमें ग्राफ अपने आप प्लॉट करने चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। और मैनुअली में तो करना पड़ता है, लोड लगाते रहते हैं और नोट करते रहते हैं पॉइंट को, और उसके बाद हम लोग ग्राफ पे बना देते हैं, तो बन जाता है। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं कर्व इसका। ठीक है, तो अब सोचो स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो स्ट्रेस मैं सपोज करता हूँ कि आप लोग को पता होगा, क्योंकि स्ट्रेन देखो कुछ नहीं है, चेंज इन लेंथ अपन
ओरिजिनल लेंथ। जो भी लेंथ में चेंज आएगी, कब आएगी चेंज? जब हम लोग लोड लगाएंगे। सिंपल, जब लोड लगेगा तो देखो सिंपल सी बात है यार, तुम्हारे ऊपर या किसी मतलब सॉरी, किसी बॉडी के ऊपर, किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हो, लोड लगाते हो, तो वो क्या होगा, थोड़ा बहुत तो डिफॉर्म होगा ना। वही डिफॉर्म क्या होता है, अगर वो उसकी लेंथ या उसके शेप किसी में भी अगर चेंजिंग आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। मतलब चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ से अगर डिवाइड कर देंगे तो स्ट्रेन दिखा देगा, ठीक है। और स्ट्रेस क्या होता है, सिंपल है, लोड अपन एरिया। जो हम लोड लगाए हैं और उसका जिस एरिया पे लगाए हैं उससे डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के लिए क्या हो जाता है, स्ट्रेस इक्वल टू लोड, सपोज एफ से ले लिया अपन एरिया, और जो हमारा स्ट्रेन है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस चेंज इन लेंथ, मतलब सपोज डेल्टा एल अपन कैपिटल एल, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रेन, क्लियर। तो ये हो गया आपका स्ट्रेन और स्ट्रेस, ये क्लियर हो गया ना। हाँ, तो अब क्या करते हैं हम लोग, और अच्छा उसमें करते क्या हैं यूटी में, उसमें जब फिक्स कर देते हैं अपना रॉड को, तो उसको दोनों तरफ से, सपोज ये पेन है, इस पेन को इधर से भी एक फोर्स लगेगा और इधर से भी एक फोर्स लगेगा, दोनों को दोनों साइड से इसको खींचते हैं, टेंसाइल फोर्स देते हैं। टेंसाइल फोर्स देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे स्ट्रेच होना चालू हो जाएगा, ठीक है। जब स्ट्रेचिंग होने लगती है तो उस टाइम पे ऑटोमेटिक चेंज, कुछ ना कुछ तो बॉडी में चेंज आएगा ना, तो उसी चेंज को हम फाइंड करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन से, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। और हाँ, इसके पहले जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोग से करना चाहूँगा, शायद आप लोग को पता हो या ना हो, तो मैं आपको बता दूंगा कि करते क्या है। इसमें क्या है ना कि, अच्छा हाँ, क्वेश्चन क्या था मेरा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, क्या ज़रूरी है कि स्ट्रेन को इस एक्स एक्सिस पे ही दिखाया जाए, वाई एक्सिस पे क्यों नहीं दिखा सकते? दिखा सकते हैं कि नहीं, ये आपको पता है? तो मैं बोलूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो उसका रीज़न क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत पहले पढ़ा होगा। इधर क्या होता है एक्स एक्सिस, इधर वाई, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, इस पे आपका इंडिपेंडेंट, और इस पे क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना। तो उसी तरीके से स्ट्रेन क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और स्ट्रेस क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो इसके वजह से यही रीज़न है कि हम लोग इसको स्ट्रेस को यहाँ पे लेते हैं और स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। ये वाई है, ये एक्स है, ठीक। तो एक्स और वाई एक्सिस क्लियर हो गया सब पूरा। अब देखते हैं और हाँ, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि पहले बॉडी में क्या होता है, जो भी बॉडी में अगर जब हम लोग फोर्स या लोड लगाते हैं तो स्ट्रेन पहले होता है या स्ट्रेस होता है? तो मैं कहूँगा दोनों एक साथ हो जाएं। अरे यार, ये कॉमन पॉइंट है, आप लोग भी समझ सकते हो कैसे, कि कोई भी पहले कोई एक चीज़ कैसे हो सकती है। आप सोचो कि जब किसी बॉडी को आप खींच रहे हो, इसको खींच रहे हो, तो क्या पहले ये क्या होगी, स्ट्रेच हो जाएगी, इसके बाद इसमें स्ट्रेच आएगा? नहीं, दोनों एक साथ में होता है। पर हम लोग थियोरेटिकली क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग स्ट्रेन को कंसीडर करते हैं, उसके बाद स्ट्रेस को करते हैं, ठीक है। ये इसका रूल होता है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये बहुत भी याद रखना, बहुत बार शायद पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, डायरेक्टली नहीं पूछेगा, लेकिन होता है कि स्ट्रेन एसएससी में शायद पूछा हुआ है, आईईएस में कभी कभी मैंने देखा है क्वेश्चन, कभी कभी आ जाता है, बट मतलब बहुत पुराने में मैंने देखा है आया हुआ है, पर ऐसे नहीं डायरेक्टली, बहुत सारे इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, कभी कभी पूछ लेता है। तो इसको माइंड में रखना है, या कभी सपोज़ आपसे ही कोई पूछता है तो ये जनरल नॉलेज के लिए तो बहुत अच्छा है, आप इसको याद रखिए, ठीक है। तो हम लोग इसलिए इसको पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो अब देखो, स्ट्रेस का मतलब मैंने बता लिया कि ये क्या करता है, अपोज करता है डिफॉर्मेशन का, और ये स्ट्रेन मतलब जो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेनिंग आ जाती है, डिफॉर्मेशन हो जाता है, उसी को ये क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं ना कि उस यूटी मशीन में इसको टेंसाइल फोर्स देना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब हम लोग टेंसाइल फोर्स स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, उसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आएगा ना, कुछ भी तो चेंजिंग आएगी ना। तो उसमें हम पहला पॉइंट हमको क्या मिलता है, यहाँ से हमको मिलता है एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ये पॉइंट होता है ए, ठीक है। इसको कुछ भी मान लीजिए, ओ ए मान लीजिए, ठीक है। ए पॉइंट मिलता है और ये पॉइंट होता है, और इस ए पॉइंट को हम कहते क्या हैं, इस ए पॉइंट को क्या बोलते हैं,
लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, हुक्स लॉ भी बोलते हैं, है ना। तो हुक्स लॉ में क्या होता है, आप सबको पता होगा हुक्स लॉ क्या होता है कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन। और जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी का जो चेंज करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक फार्मूला निकल गया है, सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हुक्स लॉ और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और देखो अब एक चीज़ इसमें देखो, आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, क्यों ये स्ट्रेट लाइन है, ये कैसे पता चलेगा। हम लोगों ने पढ़ा है ना बचपन में, 9th-10th में लगभग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा है ना, सब लोग को पता होगा। तो वो क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मतलब कोई कांस्टेंट अलग से ऐड करते हैं, यहाँ पे हमको इतना ही लेना है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो देखो वाई एक्सिस स्ट्रेस, और ये क्या है, m कांस्टेंट हो गया, और x क्या हो गया आपका, एक्स एक्सिस पे हो गया। तो अब देखो ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये क्या दिखाएगा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। सॉरी ये गर्मी बहुत है। तो अब इसके बाद हम लोगों ने फोर्स लगाया, लोड लगाया, और ये क्या हो गया, बढ़ गया आगे। तो जब आगे स्ट्रेन आया कुछ तो ये ए पॉइंट तक गया, जिसको हम लोगों ने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोला। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से थोड़ा सा लोड बढ़ाएंगे। देखो टेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हर एक स्टेप पे चेंज करते जाएंगे ना, इसलिए हम लोग थोड़ा सा फिर सोचते हैं कि थोड़ा सा और लोड बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, कुछ और हो सकता है कि टूट जाता है या कुछ और आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो हम लोग थोड़ा सा और लोड बढ़ा देते हैं। सपोज़ थोड़ा सा लोड बढ़ाया, तो अब जब थोड़ा सा और लोड बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक हमको और पॉइंट मिलता है, ये होता है पॉइंट बी, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जो हम ए और बी दिखा रहे हैं ना इतना दूर दूर, एक्चुअली ये इतना दूर होता नहीं है, दोनों एकदम पास में होते हैं। ये ए और बी दोनों एकदम पास में, कभी कभी तो ओवरलैप भी हो जाते हैं, बहुत ही कम डिफरेंस होता है इन दोनों में, ये चीज़ याद रखना आप लोग। तो बस समझने के लिए, दिखाने के लिए इतना दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इस बी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बी पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इलास्टिक लिमिट बोलते हैं बी पॉइंट को। और आप बोलोगे कि हुक्स लॉ में तो होता है कि इलास्टिक लिमिट तक लेके चलते हैं, हाँ, तो हुक्स लॉ में भी वही होता है। जब एक्चुअली होता क्या है कि जब यहाँ पे क्या होता है ना कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है, जब हम लोग फोर्स लगाते हैं और उसके बाद अगर जब लोड हटा दें तो वापस वो अपने पुरानी स्टेट में आ जाए, मतलब ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। ये उस पॉइंट का, उस पार्टिकल का इलास्टिसिटी होता है। और वो वही मतलब क्या बोल सकते हो कि वो क्या करता है, जीरो स्ट्रेन पे आ जाता है फिर से। अभी देखो यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रेन दिखा, अगर मैं यहाँ पे अगर खींचूँ ए पॉइंट पे तो कुछ स्ट्रेन आया ना इस पॉइंट पे, और इधर खींचूँगा तो भी आएगा। तो और अगर ये इलास्टिक पॉइंट क्या होता है कि फिर से रिगेन कर लेता है, तो अगर फिर से रिगेन करेगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन जीरो। इसलिए ये ध्यान रखना कि इलास्टिक पॉइंट पे क्या होता है, इलास्टिक लिमिट तक हम लोग बोल सकते हैं कि वो फिर से अपना रीगेन कर सकता है सिर्फ, और जो भी स्ट्रेन जीरो भी हो सकती है उसके बाद, मतलब मटेरियल अपना खींच सकता है जो भी बॉडी है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फिर देखते हैं कि यार अभी तक भी जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा और फोर्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जब थोड़ा सा फोर्स बढ़ाते हैं ना तो क्या होता है कि ये थोड़ा सा ऐसे जाता है और इस तरीके से आता है, थोड़ा सपोज ऊपर ही मान लीजिए। तो ये आपका एक सी पॉइंट मिलता है और ये आपको डी पॉइंट मिलता है, ठीक है। अब देखिए सी और डी में क्या होता है। तो सी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पता है किसी को, सी पॉइंट को बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, और डी पॉइंट क्या होता है आपका, लोअर यील्ड। यील्ड क्या होता है बताएंगे अभी, यील्ड क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया सी जो हमारा ये पॉइंट है, ये वाला अपर पॉइंट होता है, अपर यील्ड पॉइंट, और ये होता है हमारा लोअर यील्ड पॉइंट। देखो यील्डिंग क्या होता है, यील्डिंग समझ लीजिए पहले कि यील्डिंग वो पॉइंट होता है
यील्डिंग का मतलब वो होता है जहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस होता है ना वो उसमें चेंजिंग नहीं आता है, और स्ट्रेन क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं यील्ड। तो अब देखो, अब इतना समझ में आ गया अपर यील्ड और लोअर यील्ड। एक्चुअली ये जो सी है ना, सी पॉइंट बहुत थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन जो डी होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए होता है। मतलब यही दिखाता है, यही तो दोनों में डिफरेंस है कि जो सी है ना ये हमारा ये दिखाता है कि अब जो मटेरियल है ना आपका, यहाँ से वो क्या करेगा, इलास्टिसिटी लगभग खो देने वाला है, अब किस में जाने वाला है, कुछ प्लास्टिसिटी रेंज में जाने वाला है। वहीं यही सी पॉइंट दिखाता है। ठीक है, इसलिए इसको अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। और लोअर यील्ड पॉइंट क्या होता है, अब इस पॉइंट पे क्या होता है कि मटेरियल आपका लगभग, अब देखो कुछ कुछ तो टाइम जाएगा ना, स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा आगे तो जाएगा, थोड़ा सा आगे जाए, उसके बाद जो लास्ट स्टेज आता है ना उसका इलास्टिक, मतलब उसके बाद बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस स्टेज को बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं डी, जिसको बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। मतलब इसके बाद वो जो बॉडी है वो अपना मतलब उसमें इलास्टिसिटी का जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाता है, पूरी तरीके से ख़त्म होता है। अब देखो हल्का फुल्का तो हो सकता है, क्योंकि हम लोग 100% किसी चीज़ को श्योर नहीं हो सकते हैं, पर टेस्टिंग में यही होता है, यही मान के चलते हैं कि हमारा अब यहाँ पे रिगेन नहीं करेगा। तो उसके बाद क्या होता है, ये हमारा पॉइंट लोअर एंड पॉइंट है। और एक चीज़ याद रखना, ये चीज़ कभी कभी देखो क्वेश्चन में भी आता है आपको, कि एक तो हुक्स लॉ का बता दिया मैंने, और दूसरा ये कभी कभी आता है ना कि ये डी पॉइंट जो होता है, जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं उसमें क्या करते हैं, डिजाइनिंग में हम लोग लोअर लेते हैं, लोअर एंड पॉइंट और अपर एंड पॉइंट। तो हम लोग हमेशा बोलेंगे लोअर एंड पॉइंट लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि हम इसको क्या कर लेंगे, वापस खींच लेंगे, लेकिन उसके बाद जाएगा तो नहीं खींच सकते। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं कि ये लोअर यील्ड पॉइंट को हम लोग डिज़ाइन पर्पज़ में यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी इसमें 1 नंबर में, तो याद रखना इसको, लोअर यील्ड पॉइंट को हम लोग डिज़ाइन में लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम वही फंडा। तो अब ये वही फंडा है कि आगे अब फिर से लोड बढ़ाना है, फिर से थोड़ा सा टेस्ट करना है, देखना है कि क्या है क्या नहीं है, कुछ बनता है नहीं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो डी पॉइंट आता है ना, इसके बाद अगर हम जब स्ट्रेन लाते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे इस टाइम पे 1.2% लगभग 2.1 भी बोल सकते हो, इतना % स्ट्रेन हो चुका रहता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद तो ये अब वापस जाएगा नहीं, तो देखो जीरो नहीं हो सकता ना, इसलिए यहाँ पे खींच के जीरो हो जाता है, बट इसके बाद वो क्या होता है, कुछ स्ट्रेन देता है, स्ट्रेन की वैल्यू देता है। ठीक है, तो हम यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद फिर से हम बढ़ाएंगे, फिर से लोड बढ़ाया, थोड़ा सा और बढ़ाएं, तो अब क्या होता है कि मैंने बता दिया ना कि इसके बाद जब रीगेन नहीं होगा, जब रीगेन नहीं कर पाएगा, अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी लगभग ख़त्म हो चुकी रहेगी पूरा, तो फिर क्या होता है, अपने आप एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का अभी जो मैंने ये चीज़ बताया आपको कि स्ट्रेट लाइन जब फॉर्म होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, यही जो हमारा ये पॉइंट है ना डी, इसी को अपना बोलते हैं 250 न्यूटन पर mm²। यही आपका होता है स्ट्रेस की, उस स्ट्रेस की वैल्यू होती है इसके, किसकी, माइल्ड स्टील की। ठीक है, यही होता है। मतलब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद तो होगा नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना, सबको लगता है कि मतलब 250 पे जाके वो टूट जाएगा और सब कुछ ब्रेक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये 416 से लेकर 430 के बाद जाते हैं, 430 पर ही टूटता है, तो मैक्सिमम इसकी स्ट्रेस क्या होती है, वैल्यू 430 के आसपास होती है। ठीक है, ये होता है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब डी में फिर से लोड लगाया और ये ई तक पहुँचा देंगे इसको, सपोज ये पॉइंट क्या हो गया, ई। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अब यहाँ तक क्या देखिए, आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट दिख रही है, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज होता चला जा रहा है। अब यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे आ गया ना स्ट्रेन की वैल्यू, और ये वैल्यू कितना होती है, लगभग 1.221% से 1.8 समथिंग। ठीक है, इतना % होती है, मतलब यहाँ तक खींच चुका होता है उस टाइम पे। और ये जो होता है ना रेंज, यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी रेंज। और ये जो होता है यहाँ इलास्टिसिटी, सिंपली, है ना। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ तक वो रीगेन कर सकता है, लेकिन इसके बाद वो रीगेन नहीं कर पाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक के मोड में चला जाएगा। मतलब कि अब वो जो जिस शेप में आप दोगे बस वहीं पर रुक जाएगा, वो रीगेन नहीं हो पाएगा, बस यही डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा 250 है। ठीक है, अब इसके बाद हमको ये ध्यान रखना है कि अब जो ये डी है ना, डी को प्लास्टिक रेंज बोलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रेंज। ठीक है,
इसके बाद वो रिकवर कभी नहीं करेगा, ये होता है। और एक चीज़ याद रखना, जब हम लोग स्टार्टिंग में जा रहे हैं ना 0A और बी, तो देखना आप लोग कभी भी जब स्ट्रेच होता है कुछ, तो उसको वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता है ना। तो यहाँ तक क्या होता है, वॉल्यूम उसका बढ़ता जाता है, थोड़ा सा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर क्या होता है ना कि इसके बाद जो इलास्टिक जहाँ पे जैसे प्लास्टिक रेंज में आ जाता है, तो वो क्या होता है उसके बाद वो लगभग मतलब डिक्रीज टाइप कह सकते हो कि डिक्रीजिंग होने लगती है उसमें, ठीक है। और वो कैसे होता है, देखो, क्योंकि जब डिक्रीजिंग ऐसे होती है कि इसके पहले तक जो इलास्टिक होता है ना, उस टाइम पे जो पार्टिकल होते हैं वो ऐसे 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 स्ट्रेस उनके पार्टिकल के बीच में जाता है। बट जैसे ही प्लास्टिक रेंज में जाता है, वो कुछ ऑब्लिक टाइप का होता है, ठीक है। ऑब्लिकली वो मूव करता है, पार्टिकल ऑब्लिकली मूव करते हैं। ऑब्लिकली मूव करने में क्या होता है ना कि इसका काउंटर एक फोर्स लगेगा ना, तो उसको बोलते, इसी टाइम पे यहाँ शियर निकल हो जाता है, शियर डेवलप हो जाता है, ठीक है। उसको छोड़िए, बस मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को थोड़ा सा जानकारी के लिए कि वो ऐसा क्यों होता है वहाँ पे, ठीक है। तो इतना तक हो गया, डी हमको मिल गया, क्लियर हो गया डी पॉइंट तक। अब देखो, अब देख लियो भाई, वो अब यहाँ तक तो भाई साहब आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, आपको अच्छी खासी मेहनत इन द सेंस कि ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा लोड की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके ये आगे बढ़ेगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगा देते हैं। सपोज यहाँ तक 250 लगा है, 250.5 समथिंग कुछ और लगा दो, ठीक है, जो भी आपको लगता है उतना लगा दो। जब उतना और फोर्स लगा देते हैं तो फिर ये आगे बढ़ जाता है, और ये फोर्स लगभग हो जाता है मतलब उसके बाद फिर से आपको क्या होगा, फिर से कुछ चेंजिंग आएगी। तो वो चेंजिंग आने के बाद आपको क्या मिलेगा, एफ पॉइंट, ठीक है, एफ पॉइंट मिलता है। तो अब ये एफ पॉइंट क्या है, यही आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ठीक है। एफ को क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब समझ गए ना, पूरा मैक्सिमम उसका जो भी स्ट्रेस या उसको लोड लेने की जो क्षमता है वही है एफ। तो आप इसको बोल सकते हैं, आप बोल रहे थे ना, देखो मैंने बताया था ना कि जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है उसकी 416 से 400 कितना होती है, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, ठीक है। ये यही उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रेंथ की वैल्यू लगभग ये आ जाती है 10% से 15% के अराउंड हो जाती है, 10 से 15% इसका इंक्रीज हो जाती है। तो अब इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, जैसे अगर हमारा सपोज हमारा 10 सेंटीमीटर का है कोई रॉड, अगर उसको खींचेगा तो 10 सेंटीमीटर का 10% कितना होगा 1, तो मतलब 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या अगर 15 करोगे तो 1.5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक मतलब 1 से 1.5 सेंटीमीटर आप किसी भी रॉड को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी रॉड को खींचा हो तो 4-5 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया, ऐसे नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब हम लोग उसको माइल्ड स्टील को जब टेस्ट करते हैं तो वो क्या करता है, मैक्सिमम 1 से 1.5 तक वो क्या होता है, उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो जाती है, मतलब उससे ज़्यादा फिर नहीं होगा, फिर टूट जाएगा, ठीक है। तो वो आगे आएगा, ब्रेकिंग हो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्लियर हो गया। और क्या होता है ना कि EF लाइन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल्स का होता है वो चेंज होने लगता है। तो अब जब एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होगा तो भाई चेंज कैसे होगा, क्योंकि उसका जो एरिया होगी धीरे धीरे वो क्या होगी, पतली होती चली जाएगी, और मॉलिक्यूल्स भी दूर दूर होते चले जाएंगे, सब कुछ होगा ना। तो इसीलिए पूरा चेंज होने जाता है। और इस स्ट्रेस का कुछ नाम होता है, यहाँ से जो E से F होता है ना, E से F देख ही सकते हैं इसको, इसके बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग स्टेट बोल सकते हो। मतलब ये स्ट्रेन, इस टाइम पे स्ट्रेन क्या होता है, हार्डनिंग, मतलब मैंने बोला था ना कि बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा ही फोर्स कर लगाओगे तब जाके ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको स्ट्रेन हार्डनिंग स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखो अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना है, पूछता है कि स्ट्रेन हार्डनिंग स्टेट कौन सा होता है और कौन से अल्टीमेट स्टेट पे होती है, ये सब याद रखना है। ये यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन पॉइंट है, ठीक है। एक यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक डिजाइन से बता दिया ना कि लोअर पॉइंट है ऊपर, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन श्योर आते हैं। जब भी पूछेगा अगर इसमें से पूछ रहा है स्ट्रेस से, तो पक्का यहाँ से आएगा, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको सबको, आई होप कि सब लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अभी क्यों आगे बढ़ रहे हैं। अब बोलोगे सर आप कितना आगे बढ़ रहे हो, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अभी हमारा जो मटेरियल है, जो बॉडी है, वो फेल नहीं हुआ है, अभी टूटा नहीं है, तो और तो टेस्ट करेंगे ना। तो फिर क्या करेंगे, इसके बाद और
थोड़ा सा फोर्स और लगा देंगे। अरे यार, जब थोड़ा सा लगा दिए तो और थोड़ा सा बचा है ना, थोड़ा सा और लगा देते हैं, तोड़ ही देते हैं मटेरियल को, देख लेते हैं कितना उसमें ताकत है। तो देखो क्या करेंगे, अब तोड़ देंगे थोड़ा सा। तोड़ने का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे ही हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा लगाएं फोर्स, वो अपने आप क्या होगा, एक पॉइंट पे जाके ब्रेक हो जाएगा। इस पॉइंट को सपोज जी, तो जी क्या हो जाता है हमारा, जी को क्या बोलते हैं, देखिए जी जो हमारा होता है, जी हमारा इस टाइम पे जब टूट गया तो क्या हो गया, फ्रैक्शन पार्ट हो गया ना, या फ्रैक्चर फेल्योर बोल सकते हो, फ्रैक्चर फेल्योर या फ्रैक्शन पार्ट या फ्रैक्शन फेल्योर या फेल्योर पॉइंट, बहुत सारे कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जी हमारा क्या हो गया, फेल्योर। मतलब इसके बाद क्या होगा, बहुत सारा जब लोड आपने बढ़ा दिया तो ये क्या होगा, एक टाइम पे जाके टूट गया, यहाँ तक टूट जाता है। अब ये टूट गया तो जो टूटने के बाद क्या होता है ना, कि जो इसकी जो, अब जैसे इसमें था ना कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ईएफ को स्ट्रेन हार्डनिंग, तो उसी तरह एफजी को भी हम लोग कुछ बोलते हैं। तो उस एफजी का नाम क्या है, उस एफजी का नाम है नेकिंग, नेकिंग बोलते हैं, ठीक है। नेकिंग मतलब समझ सकते हैं, अपना गर्दन होता है ना, उसे पतला, मतलब नेकिंग क्यों बोलते हैं, हाँ ये भी समझ लीजिए। क्योंकि देखिए जहाँ तक क्या होता है ना, जब तक यहाँ पहुँचता है उसके बाद तक, जैसे कि कोई मटेरियल को खींच रहे हो आप, कोई बॉडी को खींच रहे हो, तो वो धीरे धीरे पतला होता है, स्टील पतला होते होते, लेकिन इस पॉइंट के बाद जो होता है, एफ के बाद, वो लगभग 50% से तेज़ी से पतला हो जाता है। मतलब टूटने वाला है ना, टूटने वाला है तो झट से पतला हो जाएगा। आप लोग कभी च्युइंगम वगैरह देखा होगा ना, थोड़ा पहले खींचोगे थोड़ा सा टाइट रहेगा, इसके बाद क्या करेंगे, जब जैसे टूटने वाला होगा उस टाइम पे क्या होगा, तुरंत ब्रेक होगा, तो जल्दी सडन उसका जो एरिया होती है ना, सडन चेंज हो जाती है, इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग नेकिंग। गर्दन की जैसे होता है, मतलब खींच दो टूट जाएगा, अगर समझने के लिए ऐसा है, ऐसा नहीं कि गर्दन है, ठीक है। इसलिए इस स्टेट को क्या बोलते हैं हम लोग, नेकिंग बोलते हैं। तो ये हम लोग का पूरा हो जाता है फाइनल। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम ये जो फाइनल जिस पॉइंट पे जाके ये टूट गया है, वो पॉइंट कौन सा है, उस पॉइंट पे कितना स्ट्रेन है हमारे अपने पास, उस पॉइंट पे हमारे पास लगभग आपको 20% से 25% तक बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल हुआ, अगर एक भाषा में, एक वर्ड में बोला जाए, एक सेंटेंस में, तो क्या होगा कि हम लोगों ने कोई एक रॉड लिया, रॉड को खींचना स्टार्ट किया, इलास्टिक्स पे गया, फिर इसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया, फिर इसके बाद क्या दिया, प्लास्टिसिटी दिया, इसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेन हार्डनिंग में गया, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ हम लोग को दिया, और उसके बाद क्या हो गया, धीरे से फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया तो उस फ्रैक्चर पॉइंट पे, मतलब उस टाइम तक जाते जाते उसके अंदर कितना, उसके लेंथ में कितना चेंजिंग आई, उसके कितना स्ट्रेन हमको मिला होगा। तो हम लोग को स्ट्रेन कितना मिल गया, लगभग 20%। अगर आप मान लो 10 सेंटीमीटर का है तो 20% कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर, 2 ऐड कर दो तो लगभग 2, मतलब 2 से 2.5 सेंटीमीटर ही आप बढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाओगे, उससे ज़्यादा बढ़ाने पर टूट जाएगा, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी खींचते जाओ बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हाँ, रबड़ का केस कुछ अलग होता है, रबड़ के केस में होगा, वो बाद में हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे कभी, क्योंकि रबड़ का केस थोड़ा अलग होता है, उसमें होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये फाइनल। सब आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, सब क्लियर हो गया होगा। इसमें जहाँ जहाँ क्वेश्चन बन रहा था मैं बता दिया, और फ्रैक्चर नेकिंग क्या होता है सब अच्छे से समझ लिया ना आप लोगों ने। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। और आप देख सकते हो कि 416 से 430 के बाद में अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसकी होती है। और एक चीज़ देख लीजिए, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, 2 मिनट और लूँगा। इसमें ये होगा कि जैसे ये क्या होता है ना, कि आप देखो स्टार्टिंग में जो होगा एरिया थोड़ा, अब देखो स्ट्रेस मैंने बताया ना, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपन एरिया, और ये स्ट्रेन क्या होता है, लेंथ अपन चेंजिंग लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। तो फोर्स अपन एरिया, जब यहाँ पे फोर्स लगाया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, फिर एरिया से डिवाइड किया, तो यहाँ पे थोड़ा एरिया तो मोटी होगी ना, मतलब थोड़ा ज़्यादा एरिया रहा होगा ना, फिर यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, थोड़ा यहाँ पे, और मैं बोल रहा है ना यहाँ पे 50% डायरेक्टली कम हो गया, मतलब एरिया यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई, और एरिया डिक्रीज हुआ तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये तुरंत बढ़ जाएगा। ये बढ़ेगा तो मतलब क्या हो गया, स्ट्रेस हमारा बढ़ गया, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और इसकी वजह से उसको, उस स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये दूसरे ग्राफ में सपोज ऐसा कुछ बनता है ना, मैं डायरेक्ट हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, इस पर डायरेक्ट बना के, तो ऐसा कुछ स्ट्रेस मान लो CD, और ऐसा गया, और इसके बाद ऐसा मान लो, ठीक है, ऐसा गया, और फिर फेलियर होता है। तो इसमें क्या होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ट्रू स्ट्रेस, मतलब जो ओरिजिनल है, जो ज़्यादा लगता है, ठीक है, ट्रू स्ट्रेस।
जो वही जो मैक्सिमम वाला है। ऐसे क्या होता है, हम एवरेज मान लेते हैं, एवरेज एरिया से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना। यहाँ पे तो कम ज़्यादा एरिया था, यहाँ पे धीरे धीरे कम होते चला, यहाँ पे ज़्यादा बहुत कम हो गया, तो बहुत कम हुआ तो ज़्यादा स्ट्रेस होगा ना यहाँ पे कंपेरिजन टू यार, तभी तो यहाँ पे देखो 416 समथिंग आया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रू स्ट्रेस। और जो ये पहले वाला जो बताया था मैंने, यहाँ पे जो ओरिजिनल डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस। इंजीनियरिंग स्ट्रेस इसी के नीचे ले लेते हैं, ठीक है, लाइक ऐसे थोड़ा सा नीचे रहता है, ठीक है, यही होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये मेरी लाइफ की पहली वीडियो है जो मैंने इसको बनाया है। पता नहीं मैं कितना अच्छा बता सकता हूँ, पर बोर्ड होगा तो मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ और एक्सप्रेशन से। फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है सर। आपको अगर अच्छा लगे सर तो मैं चाहूँगा कि मुझे मौका मिले और मैं बहुत अच्छे से ये कवर कर सकता हूँ, हर एक चीज़ मेहनत कर सकता हूँ। इसलिए सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस चांस। थैंक यू सो मच।